नमस्कार। आज बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल की। इसने हाल ही में स्टॉक मार्केट में कदम रखा और आते ही काफ़ी धमाल मचा दिया। हमारे पास कई फाइनेंशियल न्यूज़ सोर्सेज हैं जो इसके आईपीओ, लिस्टिंग और शुरुआती जो ज़बरदस्त तेज़ी आई उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए इन स्रोतों को ज़रा खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एनएसडीएल के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है असल में। बिल्कुल। देखते हैं कि एनएसडीएल क्या करते हैं, इसका आईपीओ कैसा रहा, लिस्टिंग पे क्या हुआ और सबसे ज़रूरी, लिस्टिंग के बाद शेयरों में इतनी तेज़ी क्यों आई? हाँ, तो शुरुआत करते हैं एनएसडीएल के काम से। ये भारत की पहली और शायद सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। आसान भाषा में समझें तो जैसे बैंक पैसे रखता है, एनएसडीएल हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट रूप में रखती है। सही कहा। ये हमारे कैपिटल मार्केट के बुनियादी ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एमआईआई का दर्जा दिया है। भारत में देखें तो इस क्षेत्र में मूलतः दो ही कंपनियां हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एक तरह की ड्यूओपोली है। अच्छा, ड्यूओपोली मतलब दो का राज। हाँ, बाजार में मुख्य रूप से इन्हीं दो का दबदबा है। हालांकि एक छोटा सा फर्क है। एनएसडीएल ज्यादातर बड़े निवेशकों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर फोकस करती है, जबकि सीडीएसएल का ध्यान रिटेल यानी हम जैसे आम निवेशकों पर ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं आईपीओ पे। एनएसडीएल का आईपीओ था करीब 4011 करोड़ का, अगस्त 2005 में आया और ये पूरे तरह से ऑफर फॉर सेल ओएफएस था, यानी पैसा मौजूदा शेयर धारकों को गया, कंपनी को नहीं। इशू प्राइस 800 रुपए प्रति शेयर। जी, और इस आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। कुल 41 गुना सब्सक्राइब हुआ ये इशू। खासतौर पर जो क्यूआईबीज हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बड़े निवेशक, उन्होंने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। उनका हिस्सा 104 गुना भरा। ये दिखाता है कि वो कितने बुलिश थे इस पे। हाँ, 104 गुना, कमाल है। तो 6 अगस्त को लिस्टिंग हुई 880 रुपए पर, यानी इश्यू प्राइस से 10% प्रीमियम पर। ये ग्रे मार्केट की जो उम्मीदें थीं शायद 17-20% की, उससे थोड़ा कम था। तो लगा कि शुरुआत थोड़ी ठंडी सी है, लेकिन पहले दिन के अंत तक शेयर 17% की बढ़त लेकर 937 रुपए पर बंद हुआ। हाँ, तो शुरुआत ठीक ठाक ही रही, पर असली कहानी तो लिस्टिंग के बाद शुरू हुई। अगले कुछ ही दिनों में शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी वो तो देखने लायक थी। वही तो। बिल्कुल। लिस्टिंग के सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में शेयर 1300 रुपए के पार चला गया। हाँ, बिल्कुल सही, 1300 रुपए के पार। इसका ये है कि जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर मिले थे, उन्हें सिर्फ 3 दिन में, आप सोचिए, 62% से 68% तक का शानदार मुनाफा, और कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 26,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। ये जबरदस्त उछाल देखकर सवाल उठता है कि भाई आखिर इसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे, क्या वजहें थीं? देखिए, कई वजह एक साथ काम कर रही थी। सबसे पहली, जैसा हमने अभी बात की, आईपीओ में भारी डिमांड थी, तो जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला वो लिस्टिंग के बाद बाजार से खरीदने लगे, मांग बनी रही। अच्छा, तो छूटे हुए निवेशक बाजार में कूद पड़े। और दूसरा, एनएसडीएल की अपने सेक्टर में मजबूत पकड़ है, डुओपोली है। जैसा हमने कहा, ये भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, खासकर इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, निवेशक शायद इसकी तुलना सीडीएसएल से कर रहे थे। हाँ, सीडीएसएल से तुलना। हाँ, सीडीएसएल ने पिछले सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कई निवेशक एनएसडीएल से भी शायद वैसी ही उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन ये तुलना कितनी सही है, जबकि दोनों का फोकस एरिया थोड़ा अलग है, संस्थागत बनाम रिटेल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तुलना तो होती है, स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, दोनों के क्लाइंट बेस और ग्रोथ के कारण थोड़े अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के अपने फाइनेंशियल नतीजे भी मजबूत थे। FY25 में रेवेन्यू करीब 12% और नेट प्रॉफिट 25% बढ़ा था। और एक और बात थी जिसने सबका ध्यान खींचा, वो शुरुआती निवेशकों वाला बम्पर रिटर्न, एसबीआई और आईडीबीआई वाला। बिल्कुल वही। कुछ शुरुआती निवेशक जैसे एसबीआई और आईडीबीआई बैंक, जिन्होंने बहुत पहले बहुत कम कीमत पर निवेश किया था, उन्हें इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचकर यकीन करना मुश्किल है 400 गुना तक का रिटर्न मिला। इस खबर ने भी बाजार में काफी उत्साह पैदा किया।
तो ये तो हुई तेजी की वजह। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या ये तेजी टिक पाएगी? वैल्यूएशन को लेकर कोई चिंता है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी की बाजार में जो स्थिति है और जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, मतलब लगातार आय के जो स्रोत है, उसको देखते हुए लंबी अवधि के लिए ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। NSDL का करीब 85% राजस्व तो कस्टडी फीस, इशुअर फीस, ट्रांजैक्शन फीस जैसे स्थिर स्रोतों से आता है। अच्छा, तो रेवेन्यू काफी हद तक स्थिर है। जी, लेकिन वैल्यूएशन पर कुछ चिंताएं जरूर हैं। मौजूदा कीमत पर NSDL का प्राइस टू अर्निंग मतलब पी रेशो लगभग 77 के आसपास है। इसका मतलब है कि निवेशक कंपनी की हर ₹1 की कमाई के लिए ₹77 देने को तैयार हैं। ये CDSL के करीब 66 के PE से काफी ज्यादा है। हाँ, 77 तो काफी ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाजार NSDL से भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद पहले ही लगा चुका है और ये एक जोखिम भी हो सकता है अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो। इसलिए छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में, कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। और मुख्य जोखिम क्या माने जा रहे हैं इसके साथ? जोखिमों में एक तो रेगुलेटरी बदलाव का खतरा हमेशा रहता है, खासकर फीस स्ट्रक्चर को लेकर सेबी कुछ कह दे। CDSL से प्रतिस्पर्धा तो है ही, और चूंकि कंपनी की कमाई बाजार की एक्टिविटी पर भी निर्भर करती है, तो अगर बाजार में मंदी आती है तो उसका असर पड़ सकता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि IPO पूरी तरह OFS था, तो कंपनी को ग्रोथ के लिए कोई नई पूंजी नहीं मिली है इश्यू से। ये भी एक पॉइंट है। तो कुल मिलाकर NSDL ने बाजार में एक धमाकेदार एंट्री ली है। मजबूत IPO सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग के बाद असाधारण तेजी, कंपनी की अपनी बुनियादी ताकतें और निवेशकों की ऊंची उम्मीदें, इन सब ने मिलकर ये कहानी रची है। बिल्कुल, मुख्य बातें अगर दोहराएं तो जबरदस्त सब्सक्रिप्शन रहा, लिस्टिंग के तुरंत बाद बड़ा उछाल आया, कंपनी का बाजार में महत्व और लगभग एकाधिकार वाली स्थिति है, ठोस वित्तीय प्रदर्शन है, और हाँ, विश्लेषकों की राय मिली जुली लेकिन मोटे तौर पर सकारात्मक है। हालांकि ऊंची वैल्यूएशन एक चिंता का विषय जरूर है। सही। तो इस चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। NSDL की ये शुरुआती सफलता भारतीय पूंजी बाजार के लगातार हो रहे विस्तार और डिजिटल बदलाव के बारे में क्या संकेत देती है, और क्या ये भविष्य में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी दूसरी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती है? सोचने वाली बात है।